नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे, भाषा का सामान्य परिचय। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो लगभग आप हिंदी भाषा की जितनी भी बारीकियां हैं उनको समझ पाएंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आप दे पाएंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का स्थान क्या है, कौन कौन से भाषा परिवार हैं, संवैधानिक स्थिति क्या है, राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी का विकास क्रम क्या है, मानक भाषा संपर्क भाषा क्या है और लिपि क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस छोटी सी वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है, यानी कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी उनमें से एक है। भारत में यदि मैं बात करूं भाषा परिवार की, भाषा परिवार क्या होता है? किसी भी भाषा परिवार में एक से ज़्यादा भाषाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर भारोपीय लिख दिया, इसको भारत यूरोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। अंग्रेजी भी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें एक से अधिक भाषाएं हों। तो हिंदी में 4 भाषा परिवार हैं भारोपीय। कौन सा भाषा परिवार? भारोपीय। 73% के लोग भारत में इस परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। द्रविड़ दूसरा भाषा परिवार, लगभग 25% लोग इस भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। आस्ट्रिक भाषा परिवार, भारत में लगभग 1.3% लोग आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और एक और बचता है चीनी तिब्बती, 0.7% लोग इस भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। तो ये भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। अब बात करें हिंदी के विकास क्रम की, कि आज जिस स्थिति में हिंदी है, जिसको हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, वहां तक हिंदी पहुंची कैसे, उसके विकास का क्रम क्या है, इसे अपने बुद्धि में बिठा लें। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। अभी मैं विस्तार से बताऊं आपको। वैदिक संस्कृत यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो कौन है? संस्कृत। अगर ऑप्शन में 2 हों, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत आदि जननी। और अंततः हिंदी पहुंची अपभ्रंश पे और अपभ्रंश से बनी आधुनिक हिंदी, जिस हिंदी का प्रयोग आज हो रहा है। वैदिक संस्कृत जो प्राचीन भाषा है, जिसमें 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ये रचे गए। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद रचे गए वैदिक संस्कृत। फिर उससे लौकिक संस्कृत, जो लोगों की भी भाषा थी, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए, लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ लौकिक संस्कृत से, फिर प्राकृत का विकास हुआ, फिर प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। हमने पढ़ा कि लगभग 3000 भाषाओं में से हिंदी एक है, 4 भाषा परिवार भारत में हैं और ये हिंदी का विकास क्रम है। अब बात करेंगे कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है और हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यानी कि संकुचित क्षेत्र है, जिसको हम आंचलिक क्षेत्र भी कहते हैं। और वहाँ जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी है,
मगही है। ठीक, बिहार में कई तरह की बोलियां हैं, मगही है, और राजस्थान में ढूंढानी है, मारवाड़ी है, हरियाणवी हरियाणा में है। तो ये बोली है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। फिर उपभाषा क्या है? बोली में अगर साहित्य रचना होने लगे, यानी कि बोलियों में भी साहित्य लिखा जाने लगता है, उस बोली के कुछ साहित्यकार उसमें साहित्य लिखने लगें और उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाए, यानी कि ज़्यादा लोग उसको समझने लगे, ज़्यादा लोग उसको जानने लगे, या वो ज़्यादा लोगों की पकड़ में आ जाए, यानी कि उसका क्षेत्र विस्तार हो जाए, तब वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा। और भाषा क्या है? साहित्य रचना के द्वारा जब उपभाषा को सर्वमान्य रूप प्रदान हो जाए, यानी कि सब उसे मानने लगे कि हाँ ये भाषा है, इसमें बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है, वह मानक हो गई है और उसकी पहुंच बहुत अधिक लोगों तक हो गई है, तब वह भाषा बन जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें कि पहले ब्रज भाषा में साहित्य लिखा जा रहा था और अवधी में, तो दोनों भाषाएं थीं, ब्रज भी और अवधी भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रीतिकाल के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, तो वहाँ पर खड़ी बोली का प्रारंभ शुरू होता है और ब्रज और अवधी एक किनारे पर चली गई और ये फिर से उपभाषाएं या बोलियां बन गई और खड़ी बोली भाषा में बदल गई, जिसको आज हम हिंदी कहते हैं। उसका क्षेत्र विस्तार हो गया, उसे साहित्य रचना द्वारा सर्वमान्य रूप प्रदान कर दिया गया। बोली, उपभाषा और भाषा में ये अंतर था। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाओं की और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की। हिंदी की उपभाषाएं और उन उपभाषाओं की बोलियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूजीसी नेट में तो जरूर प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5। हिंदी भाषा की मुख्यतः कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। कितनी हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और इन 5 उपभाषाओं की आगे बोलियां हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है। तो भाषा हिंदी, उपभाषाएं हमने 5 पढ़ ली। अब इनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी की कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की 3 हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितनी है पूर्वी की? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की कितनी है? 4। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। भाषा तो उनकी भी हिंदी है, लेकिन उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली, कुमायूं क्षेत्र में कुमायूनी, और जो नेपाल की तलहटी का क्षेत्र है वहां पर नेपाली। ऐसे ही बिहार, उनकी भी भाषा हिंदी है और उपभाषा बिहारी है, लेकिन बिहारी में भी आगे क्या हैं? बोलियां हैं। मैथिली, मिथिला क्षेत्र में मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये थी हिंदी की उपभाषाएं और उपभाषाओं की बोलियां। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है और हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। इसमें कई बार जो छात्र हैं वो समझ नहीं पाते, थोड़ा सा अंतर है। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। मैंने क्या कहा? संविधान द्वारा स्वीकृत, यानी कि जिसे संविधान ने मंजूरी दे दी, वो स्वीकृत भाषा ही राजभाषा होती है।
जब देश आज़ाद हुआ, भाषा पर काफ़ी लंबी बैठकें चली कि हिंदी की राष्ट्रभाषा क्या हो, राजभाषा क्या हो। कई लोगों ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, लेकिन भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं तो भाषा संबंधी जो अधिकार थे वो टकरा गए। साउथ में अलग भाषाएं हैं, तो फिर हमने राजभाषा का फॉर्मूला दिया, यानी कि त्रिभाषीय फॉर्मूला जिसे कहते हैं कि 3 भाषाएं कामकाज के लिए प्रयुक्त लाई जा सकती हैं। एक तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, एक अंग्रेजी को, और जो हमारी संविधान की 17वीं अनुसूची में अन्य भाषाएं हैं उनको, जैसे पंजाबी है, बांग्ला है, गुजराती है, इन भाषाओं को भी स्थान दिया गया। यानी कि हिंदी में भी कामकाज जो हो सकता है, अंग्रेजी में भी, और कोई राज्य चाहे तो जो उस राज्य की भाषा है, जैसे पंजाबी में वो कामकाज अपना कर सकते हैं। तो ये राजभाषा का फॉर्मूला था। तो यदि कोई कहे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है जी, और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो हिंदी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का फॉर्मूला थोड़ा काम नहीं कर रहा, मैं समझाऊंगा कैसे। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा, शब्दों पर ध्यान देना, और लगभग संपूर्ण राष्ट्र में समझी व बोली जाने वाली। वैसे तो हिंदी को भी हम बोलते हैं कि राष्ट्रभाषा है, क्योंकि एक बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाती है और लगभग 10 राज्यों की ये राजभाषा भी है, लेकिन फिर भी संपूर्ण राष्ट्र में बोली और समझी नहीं जाती। जैसे साउथ है, साउथ में बहुत कम हिस्सों में बोली और समझी जाती है, ठीक, या जो पूर्वी राज्य हैं उनमें बहुत कम समझी और बोली जाती है। तो हिंदी को हम ये सीधा कह दें कि राष्ट्रभाषा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ विद्वान इसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये राष्ट्रभाषा के संबंध में थोड़ा सा अभी हमारा मामला लटका हुआ है कि इसको राष्ट्रभाषा कहें या ना कहें। तो हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो किसी राष्ट्र के संपूर्ण हिस्से में बोली और समझी जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है, कनाडा में लगभग हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है, तो वो उनकी राष्ट्रभाषा है। अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान के अनुसार हिंदी कहाँ पर खड़ी होती है? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 जो हमारी संविधान सभा थी, उसने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा किसी भर्ती परीक्षा में, हिंदी दिवस 14 सितंबर। फिर इसकी स्थिति क्या है? संविधान के भाग 17 में, भाग कितना है? 17, अध्याय कौन सा है? 1। भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343, इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। तो ये थी हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अब हम बात करेंगे लिपि की, और इसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मानक भाषा और संपर्क भाषा क्या होती हैं। अब बात करते हैं लिपि क्या है। लिपि लिखित ध्वनि संकेतों की व्यवस्था, यानी कि कोई भाषा हम बोल रहे हैं लेकिन उसको लिखेंगे भी तो हम किसी तरीके से, तो जो निश्चित लिखित ध्वनि संकेत हैं या ध्वनि चिन्ह हैं, उनकी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि। अब हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि को नागरी या देवनागरी कहते हैं। नागरी लिपि भी कहते हैं और देवनागरी लिपि भी कहते हैं। अभी हमने संवैधानिक स्थिति में पढ़ा था कि भाग 17 अध्याय 1 और अनुच्छेद 343 के अनुसार कौन सी होगी लिपि? देवनागरी, और भाषा हिंदी। प्राचीन भारत में, ये याद रख लें, प्राचीन भारत में 2 लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी। 2 लिपियां पाई जाती हैं, एक ब्राह्मी और एक खरोष्ठी। तो देवनागरी का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और कौन सी भाषाएं? जैसे मराठी है, नेपाली है, संस्कृत है, प्राकृत है और अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती
हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मानक भाषा और संपर्क भाषा के बारे में। कई बार एक एक नंबर का प्रश्न है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। मानक भाषा है क्या? किसी भी भाषा के विद्वानों द्वारा निश्चित एक नियम है, उनका पालन करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया जाए उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ हिंदी में अनेक उपभाषाएं हैं, हमने पढ़ी 5 उपभाषाएं, फिर उनकी अनेक बोलियां भी हैं। अगर सब वही लिखने लग जाएं जो बोलते हैं, अब हरियाणवी व्यक्ति देवनागरी का प्रयोग करते हैं, हरियाणवी को हिंदी में लिख दे, मगही वाला मगही को लिख दे, मैथिली वाला मैथिली को लिख दे, तो इस स्थिति में भाषा का मानकीकरण मुश्किल हो जाएगा, फिर वो समझ में ही नहीं आएगी विद्वान लोगों को। तो मानकीकरण आवश्यक है भाषा का, और इस मानकीकरण के अभाव में भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा, फिर हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाएगी, फिर उसका भाषा होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि आप अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बोली या उपबोली या उपभाषा बोलिए, लेकिन जब आप लिखेंगे तब आप मानक भाषा को ही लिखेंगे, तो जो आपकी बोलियां हैं या उपबोलियां हैं उनको उसमें नहीं लिखेंगे। संपर्क भाषा, 2 विभिन्न भाषा भाषी व्यक्ति जिस भाषा में संपर्क स्थापित कर लें, 2 विभिन्न भाषा भाषी व्यक्ति जिस भाषा में संपर्क स्थापित करें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हरियाणा से है या पंजाब से है, पंजाब का व्यक्ति पंजाबी बोलता है, हरियाणा का व्यक्ति हिंदी बोलता है, ठीक, तो वो दोनों आपस में मिलें। अब उसको हरियाणवी नहीं आती या हिंदी नहीं आती या इसको पंजाबी नहीं आती, तो वो दोनों एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करें, तो अंग्रेजी क्या हो गई? संपर्क भाषा। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी ही संपर्क भाषा हो। जैसे मान लो एक इंग्लैंड का व्यक्ति या एक चाइना का व्यक्ति, वो दोनों आपस में मिलें, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको चाइनीज़ नहीं आती, और दोनों को हिंदी आती हो, वो दोनों हिंदी में संपर्क स्थापित करें, तो यहाँ पर हिंदी संपर्क भाषा हो जाएगी। यानी कि विभिन्न भाषा भाषी जिस एक भाषा में संपर्क स्थापित कर लें बेहतर तरीके से, वो होगी संपर्क भाषा। तो दोस्तों ये था भाषा का एक संक्षिप्त परिचय और भाषा के जो रूप हैं वो, और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।